नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ 2 अतिथि हैं। व्यालोक पाठक जी, प्रारब्ध के इस मंच के चिर परिचित चेहरे। उसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर जी, व्यालोक जी, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आज 100वीं जयंती है बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। लेकिन आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, जब आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो उनके परिचय में अब एक नया परिचय जुड़ गया है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ, कल भारत सरकार ने बिहार के एक बार डिप्टी सीएम रहे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। हम ये जान सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान, उन्हें शायद कर्पूरी ठाकुर का नाम भी अपरिचित सा लगे। लेकिन ये सरकार जो 2014 से अस्तित्व में आई है, सत्ता में है, वो लगातार ऐसे चौंकाने वाले चेहरे सामने लाकर सम्मानित करती रही है, चाहे वो पद्म पुरस्कारों का मामला हो, चाहे वो सिविलियन अवार्ड्स का मामला हो, जो अब भारत रत्न के रूप में सामने है। आइए सबसे पहले जरा ये जानते हैं और जानने आप सबको ये बताने की धृष्टता करते हैं कि आखिर में कर्पूरी ठाकुर जी थे कौन? चलो भाई, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप आज के बहुत सारे नौजवान श्रोता, हमारे दर्शक जो नहीं जानते कर्पूरी ठाकुर को, जरा उनके बारे में कुछ एक बैकग्राउंड आप बताएं शुरुआत, तो उसके बाद फिर हम बाकी चीजों पर आगे बातचीत करेंगे। वर्तमान का एक शब्द बहुप्रचलित है, उसको कहते हैं सामाजिक न्याय, जिसको भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया है। और सामाजिक न्याय को हमारे जैसे लोग इस तरह से देखते हैं कि उसे एक तरह से नकारात्मक बना दिया गया है। सामाजिक न्याय के नाम पर अन्याय को प्रश्रय दिया गया और इसके हीरो बने, नायक बने वह लालू प्रसाद, जो न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी हैं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और जिनको अगर चारा चोर कहा जाए तो इस पर कोई मानहानि नहीं हो सकती है, क्योंकि वह न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी हैं। बिहार का यह दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 30 वर्षों से सामाजिक न्याय के नाम पर वहां 2 ऐसे लोग बैठे हैं, चाहे वह लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार, जो इन्हीं कर्पूरी ठाकुर के चेले थे और जिन्होंने इन्हीं कर्पूरी ठाकुर की पूरी कमाई को खाया है, पचाया है और उसे सिट्ठी बनाकर, सिट्ठी कहते हैं अगर जैन जी का कोई लड़का ईख चूसता होगा तो ईख चूसने के बाद या पेराई के बाद जो निकलता है उसे सिट्ठी कहते हैं मिथिला की बोली में, मैथिली में। तो उसे सिट्ठी बनाकर उगल दिया है। कर्पूरी ठाकुर वह थे। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के असली योद्धा थे, जिन्हें आज तक इतिहास में हाशिए पर रखा गया। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं कि वह जिस तरह पद्म पुरस्कारों में समाज के सही योद्धाओं को, वंचितों को, शोषितों को और ऐसे लोगों को जो नंगे पांव राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार लेने जाते हैं, वह जिस तरह पद्म पुरस्कारों को सही प्रतिष्ठा दिला रहे हैं, उसी तरह उन्होंने भारत रत्न को भी सही प्रतिष्ठा दिलाई। यह मेरी तरफ से बैकग्राउंडर है। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में बस ये बात कि लोहिया जेपी, जिनके हम नाम सुनते हैं, जपते हैं, जिनको समाजवाद का अग्रणी कहा जाता है, उनका अगर असल में कोई वारिस था तो वह कर्पूरी ठाकुर ही थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्हें भुला दिया गया और यह जानबूझकर भुलवाया गया और तथाकथित उनके चेलों ने भुलवाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सामाजिक न्याय के नाम पर वह जो डकैती कर रहे हैं, अगर कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक, कर्पूरी ठाकुर की उपाधि है बिहार में जननायक की, जयप्रकाश की उपाधि है, महात्मा गांधी की उपाधि है, और उसी तरह कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर को आप सोचिए, आज के दौर में सामाजिक न्याय एक तमगा है। सामाजिक न्याय के नाम पर 5-6 दल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 1978 वगैरह के समय जब यह एक वर्जित विषय था,
तब कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी जाति से, जिसको आज की भाषा में तथाकथित तौर पर हम लोग ओबीसी कहते हैं, और उन्होंने उस वक्त महिलाओं के लिए 3% आरक्षण का सोचा, जो अगड़े, तथाकथित अगड़े, आर्थिक तौर पर पिछड़े थे, उनके लिए भी 3% का आरक्षण सोचा। तो यह सोचिए कि वह कितने दूरदर्शी थे। और उन्होंने जब लेयर्ड आरक्षण का प्रस्ताव रखा, शुरुआत की, तो उनको उनकी जाति से जोड़कर और समाज के कई वर्गों ने, तथाकथित उच्च वर्गों ने गालियां भी दी, और ऐसे ऐसे जुमले गढ़े, ऐसे ऐसे मुहावरे गढ़े गए जिनको हम लोग इस मंच पर कह भी नहीं सकते हैं, जिसमें कर्पूरी ठाकुर को बार बार उनकी जाति की याद दिलाई गई। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी जाति को अपना न तो दैन्य बनाया, न पलायन बनाया, और न ही उसके नाम पर उन्होंने कभी समाज को बांटने का काम किया। न उन्होंने कभी भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला को साफ करो, ये नारा जो लालू प्रसाद ने दिया था, जो अभी सामाजिक न्याय के पोस्टर बॉय हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग उनको पोस्टर बॉय बताते हैं कि उन्होंने वंचितों को आवाज दी। जब से कल से यह खबर आई है, मैं बहुत हर्षित हूं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरी खबर इस सरकार ने दी है, जिससे मैं बहुत हर्षित हूं कि सामाजिक न्याय के असली योद्धा, असली पुरोधा को, और असली जो जननायक था, उसको उसका सही हक इस सरकार ने दिया है। न कि सामाजिक न्याय का उद्घोष कर, उसका नाम ले लेकर, उसके नाम पर डकैती करने वाले, उसके नाम पर चोरी करने वाले, जो बेटा अभी पैदा हुआ था 2 साल का, उसको अरबपति बनाने वाले लोगों को सामाजिक न्याय का पोस्टर बॉय जिस तरह बनाया गया, वह बहुत दुखद है। तो कर्पूरी ठाकुर ये थे। बिल्कुल, आपने मुझे लगता है कि ऐसी प्रस्तावना दी कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कि जिससे बहुत सारे लोगों को कर्पूरी ठाकुर जी के व्यक्तित्व का भरपूर आइडिया हो गया होगा। वेलोक भाई, आपने बहुत सारी बातें की, आपने भूरा बाल जो साफ करो की बात की, वही मानसिकता उत्तर प्रदेश में रही कि जहां पर ये कहा गया, आपको याद, इनको मारो जूते चार, में तो वो लाइनें दोहराना भी नहीं चाहता। तो ये परंपरा किस तरह, आपने डकैती की बात की, आपने चोरी जैसी शब्द की बात की। मैं तो ये कहूंगा कि कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की अवधारणा को पॉकेटमारी किया, गिरहकटी की, जेब काट लिया साहब। ये उस अवधारणा, उस व्यक्तित्व, उस फिलॉसफी के जेब कतरे हैं सो कॉल्ड लालू यादव और बाकी के लोग, और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। पुष्कर दा, आप की स्मृतियों में कर्पूरी ठाकुर हैं, आप हम दोनों से वरिष्ठ हैं, और आप उस समय काल में रहे हैं जिस समय काल में, जैसे मैं एक चीज कहता हूं पुष्कर दा, कि हम किताबों में पढ़ के और बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ के किसी व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर किसी इतिहास का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज होता है तो वो होता है उस समय के समाचार पत्र, उस समय क्या चल रहा था, जिसका भले कोई किताबीकरण ना होता हो। तो आप के संस्मरण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपने कर्पूरी ठाकुर, उनके इस पूरे राजनीतिक यात्रा, उनके व्यक्तित्व को उस समय के अखबारों के जरिए, उस समय की समाचारों के जरिए, अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत करते हुए संकलित किया है। कैसे देखते हैं इस पूरे व्यक्तित्व को, जिसको कि सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा है, और पुरोधा थे तभी आज भारत रत्न है कर्पूरी ठाकुर। कैसे देखते हैं उस पूरे व्यक्तित्व को आप? मैं कैसा देखता हूँ इस पूरे व्यक्तित्व को, या उनकी क्या व्यक्तित्व था, या मेरी स्मृति में वो क्या है, इससे पहले मैं ये कहूँ कि कल जब शाम को ये समाचार मिला कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई है, तो मुझे एक झटका ये लगा कि हम जिस नाम को, जब मैं जवान हो रहा था, मेरे लिए वो इतना बड़ा नाम उस वक्त थे, और उसके बाद मेरी स्मृति से कर्पूरी ठाकुर गायब हो गए थे। मतलब बिहार की छवि कर्पूरी ठाकुर थे 70 के दशक में। लेकिन पिछले 3 दशकों से जिस तरह लालू यादव और नीतीश कुमार और लोगों ने, अन्यों ने जो रेड़ मारी है, तो वो मेरी स्मृति से ही ओझल हो गए। तब मुझे ध्यान आया कि उनकी मृत्यु को
आज करीब हो गए हैं 35 साल। 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर अब मेरा परिचय कर्पूरी ठाकुर जी से मेरी स्मृतियों में आपातकाल के दौरान हुआ। आपातकाल से पहले मैं जब वो पहली बार मुख्यमंत्री 6 महीने के बने थे 70-71 के उसमें, तब मैं बहुत छोटा था, तब तो मेरे दिमाग में नहीं थे वो। लेकिन जब आपातकाल हुआ, मेरे पिता काफी जो है उसमें सक्रिय सरकारी डॉक्टर होने के बाद भी एंटी कांग्रेसी थे, जनसंघ और उससे जुड़े हुए थे। तो उनके थ्रू मुझको जो है इन लोगों के बारे में पता लगता था। बिहार में आपातकाल के दौरान या आपातकाल जब खत्म होकर जब जनता पार्टी का अमेलगमेशन होगा, तो बिहार से मेरा परिचय, एक तो जेपी लोकनायक कहलाते थे, 73 से ही जो है, जो गुजरात में जो स्टूडेंट वाला हुआ था, वहां से सामने आए थे। हीरो पिताजी बताते थे, वो हीरो हो गए थे। दूसरे शरद यादव जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ के वहां से आए थे, तो वो बिहार के थे, लेकिन शुरुआत उन्होंने मध्य प्रदेश से की थी। तीसरा जो नाम आता था वो कर्पूरी ठाकुर का आता था। कर्पूरी ठाकुर का इसलिए आता था कि उस दौरान आपातकाल में सभी विपक्षी के मुख्य नेता गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर निकल गए थे और नेपाल में जाकर जो है उस दौरान को उन्होंने बिताया था। वो जब लौट के आए और जनता पार्टी जीती और बने मुख्यमंत्री, तो उस वक्त जो है, जो पिताजी से बात बताते थे, तब मेरी उम्र रही होगी 19 साल थी, 77 में। तो 19-20 का जितना युवा होता है, जिसमें नई नई राजनीतिक चेतना, तो नहीं कहूंगा उतना, लेकिन हाँ, लेकिन क्योंकि डीएनए में एंटी कांग्रेस था, तो ये सब जो स्टालवर्ड्स जो होते थे, तो उनकी फिलोसफिकल गहराई से ज्यादा उनके व्यक्तित्व की खबरें जो है वो आप पे आपकी स्मृति में उनका व्यक्तित्व बनाती हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि कर्पूरी ठाकुर ने लोकल भाषा का जो है उनका बड़ा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर में रह चुके थे वो, तो उन्होंने बिहार में अंग्रेजी जो है कि कंपलसरी से हटा दिया था। दूसरा, उस वक्त जो है 26% लेकर आए थे, जो बाद में ओबीसी का कहा जाता है रिजर्वेशन, जबकि मंडल कम्युनिकेशन नहीं था। तो 26% में मुझको तो निश्चित रूप से, जैसा उस वक्त था, तो बड़ा आक्रोश हुआ था। लेकिन पिताजी बताते थे कि आज इन्होंने वेलोक ने जो बताया कि 3% महिलाएं और 3% फॉरवर्ड क्लास के गरीब का भी रिजर्वेशन, तो बड़ा कंपोजिट उन्होंने जो है लिया था, जबकि उसका बड़ा विरोध हुआ था मेरे उस संज्ञान में। लेकिन उसके बाद भी कर्पूर ठाकुर ने डटे रहे। उनके व्यक्तित्व की खास बात ये थी, हमको इसलिए आता है कि उन्होंने लकीर बहुत लंबी खींच दी थी समाजवादियों में भी। समाजवादियों किसी भी स्तर पे देखा जाए, बिहार के स्टैंडर्ड से देखा जाए, उनकी लकीर बहुत लंबी खींची थी, जिसको कहा जाता है कि बिना एक पैसे किसी की चाय का, सरकारी चाय, एक पैसे से एक कप चाय भी उन पर उधार नहीं थी। जो थे वैसे ही थे, उनका जैसा घर उनके गांव में था वैसे ही था उनका। उससे बड़ा हुआ था कि उनकी बिटिया की शादी उनके मुख्यमंत्री काल में हुई थी, और जब वो गए, शादी उन्होंने गांव से की थी, और जब कलेक्टर वहां पहुंचे, उसको कलेक्टर कहलाता था, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने अपनी बिटिया की शादी अपनी हैसियत के अनुसार अपने गांव में की, और किसी सरकारी अमले का जो है पूरा वर्जित कर रखा था। तो ये उनकी इसी उसमें देखा जाए तो, इनफैक्ट लोहिया के, यदि लोहिया का जो सही उत्तराधिकारी कर्म से, मन से और भौतिकता में, वो कर्पूरी ठाकुर थे। चंद्रशेखर भी अपने समाजवादी कहते थे, लेकिन चंद्रशेखर जी उनको हमेशा कर्पूरी ठाकुर को कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहते थे। एक बार ऐसा भी हुआ, जो कि अखबार में निकला था उस वक्त में, कि आ गए थे तो इनका कुर्ता फटा हुआ था, मुख्यमंत्री थे, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई इनको एक नया कुर्ता खरीदो, और पैसे दिए। कर्पूरी ठाकुर ने वो पैसा लिया और मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवा दिया, उस पैसे को, कुर्ता नहीं लिया।
तो ये व्यक्तित्व उनका था जो कि वो मानते थे, सामाजिक बदलाव को मानते थे, समाज में चेतना लाना चाहते थे, बड़े कुचले जो वर्ग था उसको उत्थान करना चाहते थे। उन्होंने सब कुछ सहा था। और उनके, जैसे व्यालोक ने बिल्कुल सही कहा, उस पीरियड में मुझे पूरी तरह याद है कि जो फॉरवर्ड क्लास के नेता थे वो जो है जब कर्पूरी ठाकुर पे जब वार करते थे, उनकी जो उनकी बौद्धिक जो फिलॉसफी थी जिसपे वो काम कर रहे थे उससे बड़े असहज थे, तो उनको उनकी जातिगत संबोधन से कहा जाता था। ये मेरी मेमोरी में जी। अब उसके बाद जो है जब 80 के दशक में जब जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट फेल कर गया, सबको कांग्रेस आ गई, सुरसा हो गया, तो उसके बाद जो नीचे से भुनगे निकले, लालू प्रसाद और ये नीतीश कुमार, इन लोगों ने पहला काम यही किया, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने ऐसी लकीर खींच दी थी। भाई एक आदर्श होता ना, एक बनाते कि ये हमने ये किया है, ये डूज है, ये डोंट्स है। तो बिहार की ऐसी पॉलिटिक्स में, बिहार क्या यूपी, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में यदि उनके से नीचे निकलेगा तो पहला काम उसको यही कहेगा, गुरु को ही काटेगा वो। तो इन लोगों ने, ताकि जो है लोग कंपेयर सीधे कर्पूरी ठाकुर से करें कि जो है ये रहे मुख्यमंत्री ने ऐसा किया, ये तो ये जो बिल्कुल वह लोग कह रहे हैं कि इनकी राजनीतिक हत्या और समय से पूर्व उनकी मृत्यु भी इसीलिए हुई कि वो बिल्कुल नेपथ्य में फेंक दिए गए थे कर्पूरी ठाकुर। बिल्कुल ठीक है। जो पिछड़े और कुचले हुए वर्ग के लोग नेता बन के सामने निकले, तो उनको पहले अपने को सफल करने के लिए ये आवश्यक लगा कि अपने उस बड़ी लकीर को पूरी तरीके से जो है, उससे बड़ी लकीर तो नहीं कर सकते, उस लकीर को ही मिटा दिया जाए। तो कर्पूरी ठाकुर का बड़ा दुखद अंत रहा। लेकिन मैं बहुत साधुवाद कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देके भारत की वर्तमान पीढ़ी को परिचय कराया। जिस तरीके से हमारे पिछले कई दशकों से बड़े बड़े अन्याय हुए हैं जी, बड़े बड़े घनघोर पाप हुए राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, तो उसी तरीके से कर्पूरी ठाकुर का जो है नेपथ्य में भेजना और उनको भुला देना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध जो है राजनीतिक नेतृत्व उन्होंने किया। और दुख की बात यही थी कि जिस वर्ग की वो लड़ाई करते, जिस वर्ग से वो आते थे, उसी के ही जो पुरोधा बने, उन्होंने ही जो है उनकी जो है अंत्येष्टि की। लेकिन उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और मैं इसको शुभ लक्षण देखता हूं। मुझे इसके राजनीतिक समीकरण बिहार का नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन मुझको जब मुझे गर्व हो रहा है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने पे, तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि इससे एक नव चेतना बिहार में, नई पीढ़ी में अवश्य जागृत। बिल्कुल ठीक बात है, वो साफ दिखाई भी दे रही है, व्यालोक भाई की बात में दिखाई दे रही है। अच्छा, आपने इनके सादगी की बात की, इनके कर्पूरी ठाकुर जी के लड़की की शादी वाला जिक्र किया, तो मैं आपको बताऊं, मेरे संस्मरण में नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ने के बाद जानकारी ली, मेरे पिताजी भी से बहुत सारी चीजें आई। पद पर रहते हुए इनकी श्रीमती जी का देहांत हुआ और अंत्येष्टि के लिए जब ये अपने गांव गए तो नाई समाज से आते थे और बिल्कुल नाई जैसा, उस समाज जैसा ही घर था, इतना छोटा घर था कि उसमें कायदे से ब्रह्मभोज भी नहीं हो सकता था। कर्पूरी ठाकुर जी की श्रीमती का ब्रह्मभोज नजदीक के रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुआ था। दर्शक, ये उनकी सादगी जिस तरीके से दिखाई गया। हालांकि इनके बहुत सारे और तेवर भी थे। और व्यालोक भाई और पुष्कर जी, आपने जो ये बात कही कि इनसे कथित सवर्ण और जो अभिजात मानसिकता के लोग थे वो बहुत चिढ़ते थे, यहाँ तक कि इनको इनकी जाति के नाम से बुलाते थे। एक दफा इन्होंने क्या किया था कि नक्सलाइट आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे और ये कहते थे कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, थोड़े से बिगड़े जरूर हैं नक्सली, लेकिन एक्चुअली में वो देशभक्त हैं। खैर, वो अवधारणा उनकी अलग थी, ये कर्पूरी ठाकुर जी की अवधारणा है, कोई जरूरी नहीं कि मेरी और प्रारब्ध की अवधारणा हो। तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 400 दुनाली बंदूकें खरीदने का ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि इसको हम दलितों और जो पिछड़े हैं, जिनके प्रति इस तरह के दबाए जाते हैं, शोषित किए जाते हैं, उनको हम बांटेंगे। हालांकि बड़ा विरोध हुआ उसका, तो खैर ये ठंडे बस्ते में वो चला गए। दूसरा, सारे विधायकों के लिए एक कोऑपरेटिव बना के, सोसाइटी बना के सस्ती जमीन खरीदने और आपस में बांटने का एक योजना इनके ही सीएम रहते हुए अधिकारियों ने बना लिया और
इन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया, तो बहुत सारी नाराजगी रही। अच्छा ब्यालोक भाई, आपने एक बात कही थी ना अपने पिछली बातचीत में कि लालू और नीतीश जैसे लोगों ने सामाजिक न्याय के असली पुरोधा को जिस तरीके से गन्ना का चूसा जाता है और चूसने के बाद दर्शकों जो खोई फेंक दी जाती है, जिसको बगास बोला जाता है, उस तरह से फेंक दिया। तो अगर आज की जनरेशन उससे जुड़ना चाहे तो मैं याद दिला दूं, अन्ना को गन्ने की तरह बना के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चूस के किनारे फेंक दिया, लगभग उसी तरह का कांड उस समय लालू और नीतीश ने और बाकी पैरोकारों ने कर्पूरी ठाकुर के साथ किया था। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा कि आज के लोग उसको जरा रिलेट कर पाए कि कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या अन्याय हुआ था। चलो भाई, पुष्कर दादा ने एक बात चलते चलते छोड़ी कि इसका आज की वर्तमान राजनीति पर, चाहे वो बिहार हो, देखे चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, लेकिन अब देखा जाए तो इनके किसान के हित के व्यक्तित्व होने का मामला पूरे देश में फैला हुआ है। इसी तरह कर्पूरी ठाकुर भरे बिहार के हो सकते हैं, लेकिन उस शोषित वंचित समाज के बीच वो नायक हैं। क्या देखते हैं आज की राजनीति में ये जो सम्मान मिला है, आप उसमें चुनावी राजनीति भी जोड़ लीजिए, कोई प्रभाव देखते हैं? किस तरह का प्रभाव देखते हैं? भाजपा और खासकर हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कुछ भी करेंगे तो उसमें चुनावी राजनीति देखने वाले देख ही लेते हैं। अब ये अलग बात है कि वो भाजपा की सोच है या नहीं, प्रधान सेवक की सोच है या नहीं, उस पर हम लोग क्या ही विमर्श करें। राजनीतिक समीकरण मतलब आबादी, यही ना भाई, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, मेरा आशय ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर आबादी की बात करेंगे तो जिस समाज से कर्पूरी ठाकुर साहब आते थे वो तो बमुश्किल 2% है। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं और वहीं आ रहा हूं। तो 1.57 कुछ परसेंट है, इसलिए चुनावी राजनीति में यह कितना प्रभाव डालेगा और उसको सोचकर किया गया है, यह बेकार की बात है। आपने जो बात कही मैं वही बात कह रहा हूं। लेकिन असली नायकों को सम्मान दिलाना, ये इस सरकार ने शुरू किया है और इसके लिए इसको धन्यवाद देना चाहिए। जहां तक नई पीढ़ी के जुड़ने की बात है तो धन्यवाद दीजिए तकनीक का। प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप गए थे तो 2 दिन तक गूगल ट्रेंड में सबसे ऊपर रहा था। क्या पता हम लोग और आप लोग बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं तो अभी कर्पूरी ठाकुर ट्रेंड कर रहे हो, और कर्पूरी ठाकुर के बारे में जितना भी मटेरियल हो यह जनरेशन खोद के निकाल रही हो, पढ़ रही हो। कहने का मतलब यह है कि असली नायकों को तलाशना और तराशना, यह जो प्रधानमंत्री मोदी का काम है, ये सबसे अच्छी बात है और इसका स्वागत होना चाहिए। इसका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नाई समाज से आते थे, नाई समाज की मैंने बता दी, बिहार में तो जाति जनगणना भी हो चुकी है, 1.5% से कुछ पॉइंट में ऊपर है, और उसमें भी कितने लोग वोट डालने के लायक होंगे और कितनी जनसंख्या है, वो ये सब मतलब 20 लाख के करीब हैं वो लोग। कर्पूरी जी के बारे में एक और बात बताऊं, उनकी मृत्यु भी संदेहास्पद रही है। बिहार के कई नेताओं की मृत्यु संदेहास्पद रही है, उसमें कर्पूरी ठाकुर भी। कर्पूरी ठाकुर को हाई ब्लड प्रेशर और बाकी उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं, उस तरह की बीमारी थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले उनको सांख्य योग क्रिया करवाई गई। उनके भी एक योग शिक्षक थे। अब वो योग शिक्षक उनको जब हाई बीपी में नमक जहर के तरह होता है तो नमक और पानी घोल के उनको लगभग 13 या 14 लीटर पानी पिलवा दिया गया और इसकी जांच नहीं हुई। क्यों करवाया गया, कैसे करवाया गया, और यह भी ठीक उसी तरह इतिहास में दफन हो गया जैसे ललित बाबू की मौत हुई समस्तीपुर के रेलवे स्टेशन पर, और रेलवे स्टेशन से उस समय जो
सबसे नजदीकी अस्पताल था, उसको छोड़ के 2 घंटे की दूरी पर उनको क्यों लाया गया? 2 घंटे तक, जबकि वो कद्दावर नेता थे, रेल मिनिस्टर थे, तब उनको कैसे क्यों किया गया? ये सब तो बिहार की राजनीति में ये सब कुछ अनसुलझे प्रश्न हैं। और उसी तरह कर्पूरी ठाकुर के योग शिक्षक अतुलानंद ने उनको इतना ज्यादा नमक मिला पानी क्यों पिलवाया, यह भी एक रहस्य ही है, जिस पर उनके चेलों ने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी जांच नहीं करवाई, जबकि पिछले 30 वर्षों से उनके दोनों चेले ही बिहार की सत्ता में हैं। दादा ने एक बात कही थी कि चेलों ने भुला दिया। मैं कहता हूं कि भुला नहीं दिया, जानबूझकर उनको विस्मरण की खाई में, उनको राजनीतिक हाशिए पर धकेलने की कोशिश की। आखिर क्यों न करेंगे? अभी एक शादी की बात हुई, बिटिया की शादी थी कर्पूरी ठाकुर की, वो गए और हमें तो पिताजी ने ये बताया है और उस समय के अखबारों में ये निकला था कि जब कलेक्टर पहुंचा तो कलेक्टर को डांट पड़ गई कि तुम काम छोड़ के क्यों आए हो, तुम जाओ अपना काम करो, तुमको तो मैंने न्योता नहीं दिया है। और एक शादी हुई थी 1990 के दशक में, घोषित अपराधी की बेटी की, जिसका नाम उसने तथाकथित तौर पर मीसा भारती रखा है कि मैं इमरजेंसी में गया था तो मैंने मीसा नाम रखा है, बहुत फख्र से उसको बताता है। उस शादी में बिहार के सारे संसाधनों का, बिहार जैसे गरीब राज्य के सारे संसाधनों का इस्तेमाल हुआ। टाटा के शोरूम से नई नवेली गाड़ियां उठा ली गई, डॉक्टर से लेकर कलेक्टर तक और कलेक्टर से लेकर चपरासी तक, उसके जितने भी लघुए भगुए थे, हरेक आमंत्रित का स्वागत करने के लिए सरकारी गाड़ियां थी, सरकारी लोग थे, सरकारी अमला था। और उस गरीबी के समय उस शादी का बजट मेरे ख्याल से 200 या 300 करोड़ था, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। उसके बाद एक और बिटिया की शादी हुई तो वो तो 1000 करोड़ के ऊपर। ये समाजवाद का चेहरा है, जो पोस्टर बॉय का चेहरा है, जिसका बेटा पैदा होते ही अरबपति बन जाता है, जो अभी मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, 8वीं फेल, जो व्यक्ति बड़े फख्र से कहता है कि हमारे माई बाबू दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम चाहते तो ले लेते। मतलब ये लोग बिहार की क्या छवि बनाते हैं और क्या कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक कर्पूरी ठाकुर थे, तो असली नायकों को इन लोगों ने जानबूझकर नेपथ्य में रखा, जानबूझकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत उनको भुलवाया। लेकिन धन्यवाद दीजिए प्रधान सेवक का, धन्यवाद दीजिए नई तकनीक का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से कल में कर्पूरी ठाकुर पर इतनी जानकारी आ जाएगी और सोशल मीडिया पर इतने सारे कमेंट हो जाएंगे कि लालू जैसे घोषित अपराधी खुद ब खुद नेपथ्य में चले जाएंगे। बिल्कुल। और आपने जब ट्रेंडिंग और सोशल मीडिया की बात की ना, तो मैंने सर्च करने का काम किया और अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि टॉप ट्रेंडिंग में आ गए हैं, लेकिन खोज जारी है, हैशटैग चल रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, हैशटैग चल रहा है, धीरे धीरे हैशटैग ऊपर जाएगा और जितना ऊपर जाएगा उतनी ज्यादा सामग्रियां मौजूद होंगी। पुष्कर दा, 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से ऐसे नकारे गए, जानबूझ के ऐसे तिरस्कृत किए गए पुरोधाओं के, नायकों के चेहरे इस पीढ़ी के सामने आ रहे हैं। मजे की बात बताऊं ब्यालोक भाई, पुष्कर दा आपको भी, कि मैं देख रहा था कि किस किस पार्टियों से कैसे कैसे रिएक्शन आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं ये सामाजिक न्याय की जीत है। अखिलेश यादव भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये कह रहे हैं कि पीडीए का दबाव काम कर गया और मजबूरी में नरेंद्र मोदी जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को ये सम्मान देना पड़ा। बिहार से भी इसी तरह की प्रतिक्रिया है। तो ये एक ऐसी हड्डी डाली है नरेंद्र मोदी ने, अगर इसको मैं राजनीतिक हड्डी ही कह लूं तो ऐसी हड्डी डाली है जो यहां अटकी है, न नीचे जा सकती है न ऊपर आ सकती है। और यहीं कहीं अगर मैं माइक आपके पास छोड़ने से पहले एक लाइन कहूं जो प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि भैया 4 साल काम करूंगा, 1 साल राजनीति करूंगा। कैसे देखते हैं आप इस लाइन के आलोक में, प्रकाश में? देखिए, ऐसा है कि
एक राजनीतिज्ञ राजनीति तो करेगा ही करेगा, कोई भी कार्य करेगा उसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे। तो कर्पूरी ठाकुर जी को अभी नहीं देते, पहले दे दिया होता तब भी यही बात होती, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी शर्म दिलाते हैं आज की पीढ़ी या पिछले 2-3 दशकों से जिस वर्ग के वो थे, उस वर्ग का सो कॉल तथाकथित नेतृत्व करने वाले, उनको वो आज के जमाने में ये लोग कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को अपने घर के द्वार के अंदर घुसने ना दे, और हाथ मिला ले तो जो है सीधे गुलाब जल से अपना हाथ धोए। ये लोग, इनको उनके कपड़े उनके तेवर से जिनको घिन आए इन लोगों को। नरेंद्र मोदी जी ने भीले बुसरे गीत की तरीके से जो पुराने खजाने हमारे, एक तो वैसे ही हम पे बहुत ज्यादा अच्छे आदर्श नहीं है, स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से बंटाधार किया गया, चाहे राज्य के सम्मान की दृष्टि से कह लीजिए या किसी को प्रतिष्ठित करने की बात कर लीजिए, वो हमेशा एक दायरे में घूमता रहा। जब यहाँ पर आपने जो है ये उदाहरण प्रस्तुत किया हो कि जिंदा आदमी अपने आप को ही जो है भारत रत्न रिकमेंड करता है और ओढ़ लेता है, तो फिर जो है तो उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। तो आदर्श तो ये था। तो नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने उस दशक जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई 35 साल हो गए, जिसका राजनीतिक क्षेत्र 50 साल पहले था, जब जो है सुगबुगाहट नहीं थी, जब जो है ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगड़ी सोकल तथा के फॉरवर्ड जाति के जो थे, उनकी राजनीतिक जो पकड़ थी, उसमें जो चरमराहट लेके सैद्धांतिक, व्यवहारिक और बौद्धिक तीनों चीजों में सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में कर्पूरी ठाकुर थे। सामयिक सामाजिक न्याय यहां भी किया गया। 77 में जब जनता पार्टी आई तो रामनरेश यादव पकड़ के ले आए चरण सिंह, क्योंकि उनको रबर स्टैंप चाहिए था। बिहार इस मामले में बड़ा भाग्यशाली था, उनके पास पहले से ही था, अप्रूवन था, इसलिए हमारे यहाँ तो गाड़ी लुट गई, कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि जब इसी तरह के रहे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर वाज द लास्ट स्टॉलवर्ट, ही वाज समथिंग, उन्हें रियल पॉलिटिक्स में थे। देखिए, रियल पॉलिटिक्स में जेपी नहीं थे, जेपी जन के थे। एक माहौल 71 के बाद 72 के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ बना था, उसको उन्होंने लीड किया था, करप्शन था उसको लेके चले थे। लेकिन धरती से जुड़ के बैलेट के थ्रू चुनाव जीत के खानक बनाना, वो कर्पूरी ठाकुर थे। लोहिया जी थे, वो फिलोसफिकल थे, 50 के दशक थे, वो जो है नेहरू की पीढ़ी के आते थे, लेकिन सही स्तर पे उसको जो है जमीनी तंत्र में ताना बाना समाज में जोड़ते हुए, राजनीति जोड़ते हुए और उसका सफल प्रयोग करते हुए स्थापित करके उन मूल्यों पे टिके रहना जिसके खिलाफ वाकई जनता थी, जिन मूल्यों को हरास कांग्रेस के काल में पिछले 20-30 साल में हो चुका था, उसको जो है परंपरागत ढंग से जिस तरह की सोच 50 के दशक में लोगों को आई थी कि राजनीति ऐसी की जाएगी, राजनीतिक ऐसे होंगे, कर्पूरी ठाकुर ने 70 के दशक में उसको जिया और करके दिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं फिर कहूंगा कि मोदी जी ने की जो ये कला है कि ऐसे ऐसे लोगों को उन्हें तराशने की जरूरत थी, तराशे हुए हमारे इतिहास में दबे हुए, वो तराशने का काम नहीं कर, बस सिर्फ जो है वो एक अन्वेषण के भांति, अन्वेषक के भांति खोजते हैं और समाज के सामने दिखाते हैं, और वो दर्पण होता है हमारा। आज हम बात कर रहे हैं कितनी, मैं कर्पूरी ठाकुर के विषय में 35-40 साल बाद बोल रहा हूँ, इसलिए सत्य है। ठीक बात। मेरी स्मृति में जो है बहुत चीजें जो आ रही हैं उस जमाने में, तो ये काम उन्होंने किया। और ये अच्छा इसका है कि ये एक
एक कोहनूर कह सकते हैं। हाँ। बहुत से हीरे कई होते हैं, कोहनूर का एक अलग होता है। कर्पूरी ठाकुर कोहनूर है। और ये जितने ये फर्जी अमेरिकन डायमंड, लालू हुए, मुलायम हुए, अखिलेश हुए, कोई XYZ ले लीजिए आप, हम्म। ये सब ये जो है कम से कम नई पीढ़ी को कंपेयर करने में, अभी हम कंपेयर किससे करते हैं? लालू को नीतीश से किया, नीतीश से कर दिया मुलायम को, मुलायम से अखिलेश पे आ गए, मायावती आ गई। यही है ना हमारा दायरा, ठीक छोटा बात, सा, ठीक बात। 7-8 लोग हैं। तो अरे, ये अब कहाँ कर्पूरी रहा। ठाकुर जो है आप पे उनके एक शिखर पुरुष के रूप में आए। और बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, व्यालोक भाई, आप बिहार को न सिर्फ जीते हैं किसी संदर्भ में, चाहे सांस्कृतिक कह लीजिए, चाहे भौगोलिक कह लीजिए, चाहे राजनीतिक कह लीजिए, हर तरीके से जीते हैं। बात तो घूम फिर के वहां जरूर आएगी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर लग रहा है, जिसका कि उनको नैतिक हक है। तो इसी तरीके से आज नहीं तो कल और शुरू हो चुकी होगी राजनीति पर चर्चा कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में। मैं चाहूंगा कि आज की इस चर्चा का समापन आपके अंतिम उद्बोधन से हो। बिहार का 2024 भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को लेके बिहार में एनडीए प्रवेश करेगा, कैसा रहेगा वो राजनीतिक माहौल? बिहार में शुरू हो चुका है और इसीलिए मुझे बहुत कभी कभार दिक्कत होती है कि मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि का कितना पतन हो चुका है और यहाँ के लोग कितने पतित हो चुके हैं कि इसमें भी वह घोषित अपराधी, सजा याफ्ता अपराधी, सजाशुदा अपराधी के 8वीं फेल बेटे, चारा चोर के बेटे, जो लड़की छेड़ने के अपराध में पिटाई भी खा चुका है सैनिक फार्म पर, उसको लेकर लंबी लंबी हाँक रहे हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री ने जगह जगह मांग की थी। जरा ये बताइए कि 2004 से 2014 तक किसकी सरकार थी और उस समय रेल मंत्री कौन था? अच्छा, उसके पहले नीतीश बाबू जब एनडीए की सरकार में थे तब इन लोगों को कर्पूरी जी की याद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं दबाव बनवा के दे दिया इन्होंने? अभी मैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के एक बहुत करीबी सहयोगी रह चुके व्यक्ति से बात कर रहा था और उन्होंने यही प्रश्न पूछा। अब अगर आप कह रहे हैं कि जैसा कि दादा ने बताया कि पीडीए का दबाव काम आ गया, तो फलानवा का दबाव, बिहार में लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना और आरक्षण का दबाव काम आ गया। आरक्षण की सीमा इन्होंने 75% कर दी है। भैया, आरक्षण वहां काम आता है जहां कुछ हो। तुम 75% नहीं 100% कर दो। बिहार में है क्या जो तुम्हारे आरक्षण से कोई डरेगा? सवाल ये उठता है कि जब 10 साल तक तुम थे और जब तुम्हारे पिता थे, तुम्हारी माता थी, तो तुम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को कितनी बार याद किया, कितनी बार राजकीय स्तर पर उनका सम्मान मनाया, कितनी बार राजकीय छुट्टी की घोषणा की, कितनी बार उनको भारत रत्न देने की घोषित लिखित मांग की। ये हवा हवाई बातें छोड़ दो कि ट्विटर पर हमने लिख दिया था जी और फलानवा पर लिख दिया था, ये सब छोड़ो। तुमने इसके लिए अभियान कब चलाया? तुमने अगर नीतीश कुमार डीएनए के अभियान को लेके अपनी राजनीति के लिए 1 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर भेज सकते हैं, तो 2 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग लेकर क्यों नहीं भेजे? लालू प्रसाद तो रेल मंत्री थे और सोनिया उनको पूरी तरह सुनती हैं, अभी भी सुनती हैं। बेटे की शादी से लेके बेटे को राजा बाबू बनाने तक के लिए कहती हैं। तो बिहार में ये राजनीति शुरू हो चुकी है और यह बहुत दुखद है। लेकिन जो आपका सवाल था 2024 में, तो 2024 में एनडीए केवल कर्पूरी जी के साथ नहीं आएगी, वह मोहन यादव के साथ भी आएगी, आ चुकी है। और हर एक बार जो होता है ना, इन लोगों को, विपक्षियों को और ये रवीश जैसे कीड़ों को जो ये नहीं पता चलता है कि ये जादू कहाँ हो रहा है, ईवीएम कहाँ हैक हो रहा है, तो रामलला के साथ भी आएगी, मोहन यादव के साथ भी आएगी और ईवीएम हैक होना शुरू हो चुका है, वो कर्पूरी जी के साथ भी आएंगे और
एनडीए इस बार क्या प्रदर्शन करेगी, इस पर कम से कम मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वह अप्रत्याशित होगा। हर एक बार एक ब्लॉक जाता है, इस बार कितने ब्लॉक टूटेंगे और कितना वोट आएगा ये मुझे सीरियसली नहीं पता है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है व्यालोक भाई। और आज की इस चर्चा का समापन मैं दर्शकों से, जी पुष्कर दा, अगर आप कुछ जल्दी से ऐड करना चाहें तो। नहीं, मैं यही कहूंगा इसके अंदर कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने जो भी किया, उससे स्पष्ट एक चीज तो स्पष्ट है कि उन्होंने भले राजनीति की हो या ना की हो, लेकिन जिनकी राजनीति का दर्पण टूट के उनके सामने चटक गया है, उनके लिए जरूर हो गया। तो जो व्यालोक ने जो कहा है कि इसमें कोई कयास नहीं लगाया जा सकता, मेरा भी अपना मानना है। दूर से देख रहा हूं, लेकिन मुझको भी इसका अनुभव हो रहा है कि क्या कितना क्या होगा, कौन कौन कहाँ दरकेगा, कौन कौन बाद में धूल दूषित होकर बच के खड़ा रह पाएगा, इस पे अभी टिप्पणी करना जो है शायद उचित भी नहीं है और समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कर्पूरी ठाकुर एक भारत के पुत्र है और उनको भारत रत्न दे के भारत का ही सम्मान बढ़ता है। बिल्कुल ठीक बात, ये बहुत बड़ी बात इस पूरी चर्चा का। अगर मैं पंच लाइन कहूं तो पुष्कर दा, आपने कह दिया कि कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्तित्व को भारत रत्न जैसा सिविलियन, सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना, भारत का सम्मान बढ़ना है, उस पुरस्कार का सम्मान बढ़ना है निश्चित रूप से। और ये है असली सर्वहारा की सरकार। हमारे वामपंथी मित्र चुरा के ले जाते हैं ना, सर्वहारा उनका है, बुर्जुआ से लड़ना कहानी उनकी है, लेकिन असल सर्वहारा का ये सत्तात्मक चरित्र है, जहां पर श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न होते हैं, जो कि वाकई असल मायनों में भारत रत्न थे। दादा व्यालोक भाई, सुबह सुबह जब मैं इस पर चर्चा करने के लिए आप दोनों से संपर्क कर रहा था, उसी बीच हमारे अवध लखनऊ स्थित एक बड़े संपादक जी, उनसे उनका एक फोन आ गया। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने पूछ लिया कि ये कर्पूरी ठाकुर जी वाला डिसीजन कैसा लगा आपको। तो पता है क्या कहा उन्होंने कहा, कितने लोग जानते हैं कर्पूरी ठाकुर को? ये सोचें, एक वरिष्ठ संपादक, दर्शकों कितने लोग जानते हैं। तो यही चरित्र है नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का, कि जिनको आप बरबस ये चाहते हैं कि लोग न जानने पाए, उनको ये सरकार 2014 से लगातार पूरे देश को जन्मा रही है। ये है जवाब और ये है सत्ता का राष्ट्रीय चरित्र। और जब राष्ट्रवादी सत्ता होती है तो वो न पार्टी देखती है, वो न कोई दबाव देखती है, वो न कोई चुनाव देखती है। दादा ने जैसे कहा, असली कोहिनूर सामने लाती है और उसके प्रकाश में ये तमाम अमेरिकन डायमंड दाएं बाएं साएं हो जाते हैं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि कर्पूरी ठाकुर जी के विराट व्यक्तित्व पर हालांकि 40-45 मिनट की कोई चर्चा समेटी नहीं जा सकती, फिर भी हमने ये विनम्र प्रयास किया है। हमें पुष्कर दा, व्यालोक भाई, हम तीनों को आपसे अब आज्ञा चाहिए। आज्ञा दें आप सबको। बहुत बहुत नमस्कार। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर दा।